1919 भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम क्या विषय है इसमें? देखो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, आपने देखा कि उसके तहत भारतीयों की जो मांग थी कि भारत के लोग ये कह रहे थे कि हमें स्वशासन मिलना चाहिए, उस मांग को पूरा नहीं किया गया। सांप्रदायिकता के आधार पर जो मतदान का अधिकार दिया गया, उससे भारतीयों में असंतोष था। 1916 तक आते आते आप जानते हैं कि लखनऊ जो सम्मेलन हुआ, अधिवेशन हुआ, वहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में मिल गए। नरमपंथी और जो गर्मपंथी हैं उनका भी विलय हो गया। इसके अलावा आप देखोगे कि 1916-17 में ही जो मेसोपोटामिया आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत में अंग्रेजों के शासन को अक्षम बताया गया था कि भारत में अंग्रेजों का शासन करने का जो रूप है वो सक्षम नहीं है। तो मेसोपोटामिया रिपोर्ट भी आ गई थी इस समय। और होम रूल लीग आंदोलन जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा भारत में चल रहा था, उसके माध्यम से भी अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपनी राष्ट्रीय चेतना को विकसित कर चुके थे, अधिकार चाहते थे, राजनीतिक स्तर पे अपने लिए कुछ उनका ये मन था कि कुछ हमें मिले। इसीलिए आप देखिए कि तिलक बोलते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो यहाँ ये बात समझने की ज़रूरत है। तो इस परिप्रेक्ष्य में पूरा आप देखोगे कि ये बोला गया कि भारतीयों को अगर अपने साथ जोड़ना है तो इनके लिए कुछ सुधार के कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो भारत सचिव उस समय थे मॉन्टेग्यू ने अपने जो सुधार हैं वो ब्रिटिश संसद में रखे और उन्होंने ये कहा कि भारतीयों को एक स्वतंत्र डोमेनियन का स्टेटस देना चाहिए और उनको स्वशासन उनके यहाँ स्थापित करना चाहिए। तो ये चीज़ है। इसके बाद मॉन्टेग्यू भारत आए और भारत आए उन्होंने जो उस समय भारत में वायसराय थे चैम्सफोर्ड, उनके साथ अपनी चर्चा किया भारतीयों के मामले पर। और उस चर्चा के बाद बहुत सारे विषय निकल के आए और उसके बाद मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भारत में उनको जो प्रकाशित किया गया और इसी को कहते हैं भारत शासन अधिनियम। क्या बात समझ गए होंगे कि भारत शासन अधिनियम के लाने के पीछे क्या आधार था? ये सारी बातें जो मैंने अभी बोली आपके दिमाग में गई होगी कि कैसे भारत शासन अधिनियम लाया गया कि भारत में हिंदू मुसलमान एक हो गए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गई, होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था। इसके अलावा आप देख रहे हो कि मेसोपोटामिया रिपोर्ट आ गई। मेसोपोटामिया रिपोर्ट में अंग्रेजों को भारत में शासन चलाने के लिए सक्षम नहीं माना गया। ठीक है, और क्या चल रहा था? और आप देखोगे कि जो सांप्रदायिक जो मताधिकार था और जो अलग क्षेत्र बनाए गए थे उससे भी लोगों में असंतोष था। तो ये सारी चीज़ें थी। और ये जो पहला विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था, उसके कारण भी भारतीयों को ये आश्वस्त किया गया था कि नहीं, आपको अधिकार मिलेगा, और उतने अधिकार जो हैं अभी नहीं दिए गए थे। तो ये सारी परिस्थितियां थी जिनके कारण ये लेकर आया गया। इसमें पहली बार इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से उत्तरदायी शासन की बात की गई। पहली बात तो यही है कि पहली बार अगर प्रश्न आपसे पूछे कि पहली बार उत्तरदायी शासन की बात कहां पे है, स्पष्ट रूप से पहली बार उत्तरदायी शासन स्पष्ट रूप से उत्तरदायी शासन की बात कही गई। कि उत्तरदायी शासन मिलना चाहिए, स्पष्ट रूप से यहां पर बोला गया। क्योंकि आपको पता है कि मॉन्टेग्यू ने ब्रिटेन की संसद में भी कहा था
कि भारतीयों को डोमिनियन का स्टेटस देना चाहिए और उनको भी अपना स्वशासन चलाने का अधिकार होना चाहिए। और क्या कहा गया यहाँ पर? यह कहा गया कि भारत सचिव का खर्च और भारत के राजस्व से दिया जाता था और अब भारत सचिव का खर्च जो है ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाता है। भारत सचिव का व्यय अब ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाएगा, आप जानते हैं कि यहां पर ये जो खर्च होता था ये भारतीय राजस्व से लगातार दिया जा रहा था और अब यहां कहा गया कि भारत सचिव जो ब्रिटेन की कैबिनेट का मंत्री है, वहां के संसद का सदस्य है, उसका व्यय ब्रिटेन के राजस्व से देना होगा। ये बात बोली गई, ठीक है। आप जानते हो कि ये जो भारत सचिव है और इसकी परिषद का खर्च 1793 से जो भारत के राजस्व से हो रहा था, लेकिन अब भारत सचिव का जो वेतन और जो उसके खर्चे हैं वो ब्रिटेन के राजस्व से दिए जाएंगे। बिल्कुल सही भी था, वो ब्रिटेन का वही वहां के मंत्रिमंडल का सदस्य था, लेकिन खर्चे उसको भारत से दिए जाते थे। इसके अलावा भारत परिषद के जो सदस्य हैं उनके सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 कर दी गई कि भारत परिषद है, भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 कर दी गई। न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 कर दी गई। और क्या हुआ यहां पर? भारत सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति गई। इसकी सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति भारत सचिव की सहायता के भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई, ठीक है, कि हाई कमिश्नर की नियुक्ति होगी। और क्या किया गया? आप देखोगे कि यही इसी अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अभी तक अप्रत्यक्ष थी, ध्यान देना, अब यहीं से प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष थी इसके पहले, अब यहीं से प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहां से शुरू हुई? तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत डायरेक्ट इलेक्शन शुरुआत की गई। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई और महिलाओं को मताधिकार दिया गया। महिलाओं को मताधिकार दिया गया। महिलाओं को मताधिकार दिया गया, ये बड़ी बात थी, इंपॉर्टेंट चीज, महिलाओं को मताधिकार दिया गया। और इसके तहत और क्या किया गया? सांप्रदायिक आधार पे जो निर्वाचन था पहले वो मुसलमानों तक था, अब उसका विस्तार करके इसमें सिख तथा ईसाई, यहां पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करके सिख
सिख एंग्लो इंडियन, सिख एंग्लो इंडियन, सिख एंग्लो इंडियन, और आप देखोगे कि जो यूरोपीय हैं उन पर, और जो यूरोपीय हैं उन पर लागू कर दिया गया। इनके लिए भी अलग एक वो मताधिकार होगा, अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा। ठीक है। और क्या किया गया यहां पे, केंद्र में द्विसदनात्मक एक विधायिका स्थापित की गई। यहां पर केंद्र में द्विसदनात्मक मतलब दो सदनों वाली द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका जो है उसकी स्थापना किया गया केंद्र में। ठीक है। अर्थात एक तो केंद्रीय विधान परिषद और दूसरी राज्य परिषद। यहां पर केंद्रीय विधान परिषद, और राज्य परिषद। ये उच्च सदन, ये निम्न सदन। जैसे ये आज की लोकसभा और ये राज्यसभा। तो यहां पर ये चेंज किया गया, केंद्र में द्विसदनात्मक आप देखोगे कि जो विधायिका है वो बनाई गई। ठीक है। यहां जो केंद्रीय विधानसभा है उसमें आप देखोगे कि धीरे धीरे लोगों को अधिकार दिया जाने लगा। ठीक है। विधानसभा का मतलब ये है कि ये विधान मंडल जहां से विधान बनाया जाएगा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या यहां पर 60 थी। ठीक है। राज्य परिषद जो था, जो उच्च सदन था, उसके सदस्यों की संख्या 60, मतलब राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 सदस्य थे जो राज्य परिषद के लिए चुने जाते थे, जिसमें से 34 निर्वाचित और शेष नामांकित होते थे। 60 में से 34 निर्वाचित किए जाते थे, इलेक्टेड होते थे, और शेष जो बचे उनको नामांकित किया जाता था, नॉमिनेट। ठीक है, उनको नामांकित किया जाता था। तो उच्च सदन के लिए आपने देखा राज्य परिषद के लिए 60 सदस्य, वहीं केंद्रीय जो विधान परिषद है, जो निम्न सदन है, उसके लिए 145 सदस्यों की व्यवस्था की गई। 145 सदस्य। केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य, जिसके 145 में से आप देखोगे 104 सदस्य वो निर्वाचित होते थे, 104 निर्वाचित और शेष नामांकित होते थे। कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होता था। तो यहां ध्यान देंगे कि अब सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ा इसीलिए रहे हैं कि लोगों को ये एहसास हो कि वो अपना कानून बनाने का कार्य वो कर रहे हैं, उनको प्रशासन में भागीदारी दी जा रही है। तो आपने देखा कि केंद्रीय जो विधान परिषद है वहाँ 145 सदस्य, जिसमें से 104 ये निर्वाचित, 104 निर्वाचित और शेष नामांकित होंगे। कार्यकाल 3 साल का। ठीक है। दोनों की शक्तियां यहां पर आप देखोगे, ये जो राज्य परिषद और इसकी शक्तियां समान थीं, लेकिन कुछ स्तर पे थोड़ा सा अंतर था।
बजट पर स्वीकृति देने का अधिकार केवल विधान परिषद को था। मतलब विधान परिषद बजट पर स्वीकृति देने का अधिकार विधान परिषद को था। विधान परिषद को था। आज भी वही है। लोकसभा जो है, जो बजट पर आखिरी अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास। उस समय भी वैसा ही था। बजट पर स्वीकृति देने का अधिकार विधान परिषद को ही था, जो निम्न सदन थी। ठीक है। और प्रांतों में आप देखोगे 1919 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की गई। इसमें प्रांतों में इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था यहां पे शुरू की गई। द्वैध शासन का मतलब क्या हुआ? यहां पर आप देखोगे कि केंद्रीय विषय और जो प्रांतीय विषय उनको अलग कर दिया गया। मतलब प्रांतों में जो केंद्रीय विषय हैं वो अलग हैं और जो प्रांतीय विषय हैं वो अलग हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया। ठीक है। अब देखोगे कि इसके तहत जो है यहाँ पर फिर इन विषयों को, जो केंद्रीय और जो प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया। एक तो सुरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। इनको और आगे देखें तो आगे इनको पुनः दो भागों में बांटा गया। एक सुरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। जो सुरक्षित विषय का मतलब क्या हुआ? जिसके ऊपर प्रांत का जो गवर्नर होगा वो अपनी कार्यकारिणी के माध्यम से सुरक्षित विषय पर कानून या उसकी बात वहां पर ज़्यादा प्रभावी होगी। हस्तांतरित विषय जो है भारतीय सदस्यों को देने की बात रखी गई। ठीक है। इसमें सुरक्षित विषयों में देखिए राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस। यहां पे क्या है? राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस। अब आप मुझे बताइए कि जो अधिकार दिया जा रहा है, तो अधिकार तो अभी तो कुछ नहीं है। सुरक्षित विषय ये तो गवर्नर के हाथ में था। ठीक है। जो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद। तो राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस जो है वो सुरक्षित विषय में था। हस्तांतरित विषयों में क्या था? स्थानीय स्वशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य। देखिए स्थानीय स्वशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य। स्थानीय स्वशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य हस्तांतरित विषयों में आते थे। ठीक है। ये चीज यहां पर आपको देखना पड़ेगा। तो इस पे पूरी अधिकारिता किसकी थी? गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी की। ठीक है। तो ये चीज यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि गवर्नर जनरल हस्तांतरित विषयों से यहां पर भारतीयों को इस पर ही, हस्तांतरित विषयों पर ही भारतीयों को अधिकार दिया गया था। वो उसी पे अपनी बात रख सकते थे। ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कि ये सारी चीजें चलती रही। इसी के तहत 1921 में आगे चलकर 1921 में द्वैध शासन के द्वारा ही बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बहुत सारे स्थानों पर
इसको स्टार्ट किया गया। ये व्यवस्था द्वैत शासन की बंगाल में शुरू हुई, मद्रास, बम्बई। ये व्यवस्था जो है द्वैत शासन की बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, है ना, आदि बहुत सारे स्थानों पर ये द्वैत शासन की व्यवस्था शुरू हुई और इस तरीके से प्रशासन चलाया जाने लगा। ठीक है, आप देखोगे कि ये व्यवस्था चलती रही और द्वैत शासन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराने वाले व्यक्ति थे, उनको कहते हैं लियोनिल कार्टिस। द्वैत शासन, इस व्यवस्था को लियोनिल कार्टिस ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, इसके बारे में बताया था। उनका नाम था लियोनिल कार्टिस। ठीक है, इस अधिनियम में आप देखोगे कि भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया और भारत सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत सचिव को आप देखेंगे महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। ठीक है, आप देखोगे इसी अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को सबसे पहले राज्य के बजट से अलग किया गया। इसी के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग किया गया इसी अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, और जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए आप देखोगे पहली बार सीमित संख्या में संपत्ति कर को आधार बनाया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए सीमित मात्रा में जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए सीमित मात्रा में संपत्ति एवं कर को आधार बनाया गया। ठीक है, इसको आधार बनाया गया। तो ये चीज आपने देखा इसमें, इस अधिनियम में ये खास बात थी। आज के लिए इतना ही, आगे चर्चा करेंगे 1935 के अधिनियम पे। थैंक यू।